नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल डीड के बारे में। सेल डीड, जिसे आप बिक्रीनामा या बैनामा भी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर एक आम नागरिक, वह व्यक्ति जिसको कानून की ज्यादा जानकारी नहीं है, और उसको बोला जाए कि आप जाकर एक प्रॉपर्टी को खरीद लीजिए, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति सेल डीड यानी कि बैनामा या जिसे बिक्रीनामा कहते हैं, इसके माध्यम से ही संपत्ति खरीदता है। पर मैं अगर आपको बोलूं कि अगर आपकी उस प्रॉपर्टी को कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाए, अगर उस संपत्ति पर कोई विवाद खड़ा कर दिया जाए जहां पर आप अपने उस दस्तावेज यानी कि सेल डीड को कोर्ट में जाकर दिखाएंगे और यह कहेंगे कि मैं तो इसका मालिक हूं, तो ऐसा संभव नहीं है। जी हां दोस्तों, साफ तरीके से कहा जा चुका है कि सेल डीड दिखाकर संपत्ति का मालिकाना हक साबित नहीं किया जा सकता। कारण, क्योंकि सेल डीड संपत्ति के मालिकाना हक को साबित करने के लिए एक कंक्लूसिव दस्तावेज नहीं है। अब दोस्तों, फिर आखिरकार सेल डीड साबित क्या करता है? सेल डीड से क्या क्या चीजें साबित होंगी, क्या क्या चीजें साबित नहीं होंगी? अगर आपकी प्रॉपर्टी पर भी कोई विवाद चल रहा है, तो यह वीडियो हर उस व्यक्ति को देखना काफी ज्यादा अनिवार्य है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में बात कर ली जाए कि सेल डीड है क्या, और इसके अलावा सेल डीड बनाई कैसे जाती है और सेल डीड से क्या क्या साबित नहीं होता। देखिए, बड़ी टेक्निकल बातें करूंगा, बड़ी ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर आप किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए जाते हैं, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 54 देखना होता है। वो कहता है, अगर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 100 रुपए या उससे ज्यादा है, तो उसको हमेशा रजिस्टर्ड दस्तावेज के माध्यम से ही ट्रांसफर किया जा सकता है, यानी कि सेल डीड बनाकर ही ट्रांसफर किया जा सकता है। अब सेल डीड की बात आए तो आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का सेक्शन 17 देखना होगा। वो कहता है, कोई भी ऐसा दस्तावेज जिससे किसी का राइट क्रिएट किसी प्रॉपर्टी पर किया जा रहा है, तो उसको रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य होगा, यानी कि सेल डीड को रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य हो जाता है। नाउ, अब ये चीजें ध्यान रखकर एक व्यक्ति प्रॉपर्टी को खरीद लेता है, पर कल को अगर कोर्ट में चलकर कोई विवाद खड़ा होता है, कोई कोर्ट केस होता है, तो वह व्यक्ति जिसने कोई गलती नहीं की, जिसकी कोई भी गलती नहीं है, वो उस दस्तावेज को कोर्ट में ले जाकर कहता है कि मैं तो इस प्रॉपर्टी का मालिक हूं, ये देखिए मैंने इस रजिस्टर्ड दस्तावेज के माध्यम से प्रॉपर्टी खरीदी है। पर अब मैं जो आपको समझाने वाला हूं, बड़ी ध्यान से देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सेल डीड के माध्यम से साबित कभी भी नहीं हो सकती। जैसे कि सबसे पहली जो चीज आती है हमारी, वो होती है टाइटल ओनरशिप। यानी कि दोस्तों, अगर एक व्यक्ति खुद को सेल डीड दिखाकर प्रॉपर्टी का मालिक बताना चाहेगा, तो वो चीज संभव नहीं है, क्योंकि सेल डीड ट्रांसैक्शन का तो एविडेंस है। ट्रांसैक्शन का मतलब विक्रेता ने खरीदार को प्रॉपर्टी बेच दी है, इसका तो सबूत है। पर सेल डीड मालिकाना हक का सबूत नहीं होता। कारण, क्योंकि कई बार देखा जाता है, एक व्यक्ति जिसका संपत्ति से कोई लेना देना भी नहीं था, उसने धोखाधड़ी करते हुए उस प्रॉपर्टी को बेच दिया। और कैसे बेचा? प्रॉपर रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से। और अगर सेल डीड को मालिकाना हक का कंक्लूसिव एविडेंस मान लिया जाएगा, तो वो व्यक्ति तो उससे मालिक बन जाएगा जिसने वो प्रॉपर्टी खरीदी, जबकि बेचने वाले का हक बनता ही नहीं था। तो इसीलिए सेल डीड को कंक्लूसिव एविडेंस नहीं माना जाता ओनरशिप का। अब ऐसा नहीं है कि ये बात सिर्फ मैं ही बोल रहा हूं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की काफी बड़ी जजमेंट है जहां पर यह चीज साफ की गई। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा आप, मैं आपको केस टाइटल डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर दूं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए केस टाइटल है सावित्री बाई एंड अनदर, जो यहां पर अपीलियंट है वर्सेस सावित्री बाई, जो रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 9035 ऑफ 2013 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 29 फरवरी साल 2024। देखिए, बिल्कुल इसी साल की जजमेंट है।
अब डिस्प्ले पर ध्यान दें कि आखिरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या कहा। देखिएगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर सेल डीड ऐसे व्यक्ति की तरफ से एग्जीक्यूट की गई है, बनाई गई है, जो उस प्रॉपर्टी का मालिक ही नहीं है, तो यहां पर वो जो प्लेंटिफ है कोर्ट में वाद डाल रहा है, वो उस दस्तावेज को दिखाकर प्रॉपर्टी की ओनरशिप नहीं मांग सकता। जो सिंपल बात मैंने बोली थी कि अगर आपको एक ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी बेच दे जो उसका मालिक नहीं था, तो सेल डीड का क्या फायदा। आप उस दस्तावेज को दिखाकर मालिकाना साबित नहीं कर पाएंगे दोस्तों। अब ऐसा नहीं सिर्फ इसी जजमेंट में ऐसा बोला गया है, ऐसी अनेकों जजमेंट है। डिस्प्ले पर ध्यान दें, 2-3 जजमेंट मैं डिस्प्ले पर दिखाकर आपको और क्लियर करूं। देखिएगा, देखिए केस टाइटल है इसका, आर के मोहम्मद उबदुल्ला एंड अदर्स वर्सेस हाजी सी अब्दुल वहाब डीड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इसकी जजमेंट है डेट 18 जुलाई साल 2000। अब ध्यान दे डिस्प्ले पर कि यहां पर आखिरकार कहा क्या गया। देखिएगा, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही क्लैरिफाई किया था कि एक जो रजिस्टर्ड सेल डीड है वो ट्रांजैक्शन का तो एविडेंस हो सकता है, ट्रांजैक्शन मतलब कि इन्होंने प्रॉपर्टी बेच दी है, पर वो गारंटी नहीं देता कि जो प्रॉपर्टी को बेचने वाला था वो उसका मालिक था, वो उसके पास राइट रखता था बेचने का। सिर्फ ट्रांजैक्शन का एविडेंस वैलिड है, मालिकाना हक उससे एब्सोल्युटली तरीके से साबित नहीं होगा ना। कुछ और जजमेंट पर ध्यान दें, डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा आप। केस टाइटल है हरदेश ओरस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एमएच हेडे एंड कंपनी, 15 मई साल 2007 की हमारी जजमेंट। अब डिस्प्ले पर ध्यान दें कि आखिरकार इस जजमेंट में बोला क्या गया। देखिएगा, यहां पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने यही हेल्ड किया था कि जो सेल डीड की रजिस्ट्री कराई जाती है वो ऑटोमेटिकली कंक्लूसिव डॉक्यूमेंट नहीं बन जाता कि ये ओनरशिप साबित कर रहा है। अगर वहां पर कोई विवाद पैदा हो रहा है, कोई टाइटल में डिस्प्यूट पैदा हो रहा है, तो कोर्ट को एग्जामिन करना पड़ेगा टाइटल डीड चेन को। टाइटल डीड चेन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसने पुरानी ट्रांजैक्शन देखनी पड़ेगी, सबसे पहले किसने बेची, उसके बाद किसने बेची, फिर किसने बेची, फिर किसने बेची, ये पूरी चेन चेक की जाएगी। उसके बाद ये कंक्लूसिव देखा जाएगा कि क्या सेल डीड ओनरशिप साबित कर रही है या नहीं कर रही। अगर कोई भी टाइटल डिस्प्यूट होता है, सिर्फ सेल डीड दिखाकर आप ओनरशिप साबित नहीं कर सकते। अब एक और ध्यान दीजिएगा जजमेंट, इस टॉपिक पर ये लास्ट जजमेंट है। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, इसका केस टाइटल है हमारा राम शरण एंड अनदर वर्सेस श्रीमती गंगा देवी, 17 अप्रैल साल 1972 की जजमेंट है। ध्यान दीजिएगा डिस्प्ले पर, इसका क्या कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि आप अगर कोर्ट में एक रजिस्टर्ड सेल डीड प्रोड्यूस कर देते हैं, उस कोर्ट के सामने ला देते हैं, तो इतना सफिशिएंट नहीं होगा कि इससे हम आपकी ओनरशिप मान ले। क्योंकि अगर टाइटल डिफेक्टिव है, मतलब मालिकाना को लेकर विवाद है किसका, जिसने प्रॉपर्टी आपको बेची है, तो उस केस में सेल डीड कंक्लूसिव प्रूफ नहीं माना जाएगा एविडेंस का। ये चीज आपको पता होनी अनिवार्य है ना। ये आपको पता लग गया कि कल को अगर प्रॉपर्टी खरीदने के बाद कोई विवाद होता है, तो वो आप जिस सेल डीड से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं ये तो साबित कर सकते हैं कि देखो मैंने लीगल तरीके से ये प्रॉपर्टी खरीद ली, पर वो सेल डीड दिखाकर ओनरशिप कंक्लूसिव साबित नहीं कर पाओगे, अपनी साबित नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस दौरान कोर्ट सभी पुरानी चेन को चेक करेगा दोस्तों। अब ये बात आ गई सेल डीड की। अब सेल डीड और क्या क्या चीजें साबित नहीं करती वो आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज होती है एनक्यूबरेंस। एनक्यूबरेंस का मतलब अगर किसी प्रॉपर्टी पर कोई लोन चल रहा है, मॉर्टगेज गिरवी रखी हुई है, कर्जा उठाया हुआ है, तो सेल डीड इसका सबूत नहीं होता कि उस जमीन पर कुछ चीज गिरवी रखी थी, उस पर लोन लिया गया था। ऐसी चीज आप सेल डीड दिखाकर नहीं साबित कर सकते। इसके अलावा प्रॉपर्टी का नेचर क्या है। कई लोग कहते हैं हमारी जमीन एग्रीकल्चर है, कई लोग कहते हैं रेजिडेंशियल है, कई लोग कहते हैं कमर्शियल है। मैं बताऊं, यह चीज फाइनलाइज की जाती है जो रिवेन्यूज अथॉरिटी होती है उनकी तरफ से जो लेटर दिया जाता है। सेल डीड में यह लिख देना कि यह लैंड एग्रीकल्चर है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, इस चीज को वैलिड नहीं माना जाता। अगर आप किसी प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं जहां पर एग्रीकल्चर, रेजिडेंशियल, कमर्शियल लिखकर बेचा जा रहा है और बाद में आपको पता लगता है कि भाई ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो लैंड एग्रीकल्चर थी ही नहीं, रेजिडेंशियल थी ही नहीं, तो वो जो सेल डीड है वो उसका एविडेंस नहीं होगा। ये दिखा सकते हैं मेरे से झूठ बोला गया, धोखाधड़ी हुई है, पर उस कागज को दिखाकर उस लैंड को एग्रीकल्चर आप नहीं बना सकते। ये चीज भी साफ शब्दों में कही गई है। अब डिस्प्ले पर ध्यान दें, इसका केस टाइटल मैं आपको दिखाकर क्लियर करूं। देखिएगा डिस्प्ले पर, केस टाइटल है हमारा इसका पीआर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जो यहां पर अपीलिएंट है वर्सेस एमएस संगीता जैन, जो हमारी यहां पर रिस्पोंडेंट है। ध्यान दीजिएगा 8 नवंबर साल 2024 की जजमेंट है, बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है दोस्तों।
ध्यान दीजिएगा डिस्प्ले पर क्या कहा गया, देखिएगा यहां पर ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सेल डीड एक ऐसा दस्तावेज नहीं है जो रिवेन्यूज अथॉरिटी इशू कर रही है और कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी इशू कर रही है जहां पर ये सर्टिफाइड कर रही है कि एग्रीकल्चर लैंड है। यानी कि सेल डीड ट्रांजैक्शन का तो एविडेंस है, पर यह चीज वेरीफाई नहीं करता कि वो एक एग्रीकल्चर, रेजिडेंशियल या कमर्शियल लैंड है। उसके लिए आपको रिवेन्यूज अथॉरिटी से जाकर लेटर इशू करवाना पड़ेगा। तो ये भी चीज आपको पता लग गई प्रॉपर्टी का नेचर क्या है, ये चीज एक सेल डीड साबित नहीं कर सकती। इसके अलावा दोस्तों प्रॉपर्टी पर किसका पोजेशन है, पास्ट ट्रांजैक्शन क्या हुई है, ये चीज सेल डीड से आप साबित नहीं कर पाओगे, क्योंकि लोग अक्सर झूठ बोल देते हैं कि उसका कब्जा और रियलिटी में किसी और को होता है। वहां पर ये कोर्ट में साबित कर सकते हो कि देखो मुझे डीड को झूठ बोलकर बेचा गया, जमीन झूठ बोलकर बेची गई है, पर सेल डीड उसका कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होगा। तो यकीन माने अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो कानूनी जानकार जो है आपके नॉलेज में, उससे सलाह जरूर ले, कहीं लाखों करोड़ रुपए अपने फंसवा ना ले। और आज आपको मैंने क्लियर कर दिया कि सेल डीड एक कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होता ओनरशिप का, जब वहां पर कोई टाइटल डिफेक्ट आ जाए। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग रोजाना इसी प्रकार से हर महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।